Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be having three major discussions article. First article we will be discussing about GDP data released for year 2024-25. Next Dojali Neolithic site के बारे में we will be discussing and last में we will be talking about bat organoids के बारे में. Let's discuss about the first article. देखो GDP क्या होती है? GDP होती है आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, जो एक कंट्री के अंदर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर या एक गिवन टाइम के अंदर आपको देखने को मिलती है. लेट्स से एक इकॉनमी है, उसके अंदर व्हीट प्रोड्यूस हो रही है, आटा प्रोड्यूस हो रहा है और इवन ब्रेड प्रोड्यूस हो रही है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. लेट्स से हमारे पास फाइनल गुड में 30 किलो आटा बचा था, लेट्स से व्हीट बचा था, 20 किलो हमारे पास क्या था, आटा था और 10 किलो की हमने क्या बनाया था, ब्रेड बनाया था. तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल बी द आंसर. वो आपका जीडीपी कहलाता है. बट ये जो जीडीपी कैलकुलेशन है ये डिमांड साइड के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट होता है, जहां पे आप हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, इन सबके एक्सपेंडिचर और आपके नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपेंडिचर को भी इसमें कैलकुलेट करते हैं. जैसे लेट्स से गवर्नमेंट ने 1,000 रुपया खर्च किया, एक हाउस होल्ड ने 500 रुपया खर्च किया एंड उसके बाद बिजनेसेस ने 2,000 रुपये खर्च किया इकोनॉमी में एंड लेट्स से हमारा इंपोर्ट था -1,000 रुपये. तो इसके बाद यहां पर जो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड आपका क्या एक्चुअल में जीडीपी है उसको बताता है. देन ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है. अब जैसे हमने यहां पर बात की थी व्हीट, राइस एंड ब्रेड. अब व्हीट को राइस में बनाने में जैसे लेट्स से ये 20 रुपए किलो था और ये बिका 30 रुपए किलो, तो 10 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है. और इसको ब्रेड बनाने में लेट्स से 20 रुपए की एडिशन हुई है, वैल्यू एडिशन. तो हम इसमें वैल्यू एडिशन के अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं. अभी डाटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी देश की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है. अब इसे कैलकुलेट किया जाता है दो मेथड से, दैट इज नॉमिनल और रियल जीडीपी. रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, वेरएज नॉमिनल में आपकी इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है. तो अभी हाल फिलहाल के डाटा के अकॉर्डिंगली जो ईयर 2024-25 है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई लाइक जो जीडीपी है इसको हमने कैलकुलेट किया और रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं रहे. जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं डाउन गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा डाउन गया है. देन सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़े ग्रोथ रेट में कमी आई है एंड इवन ओवरऑल जीडीपी की बात करें, जीवीए की बात करें तो वो भी थोड़ा नीचे की तरफ ही गया है. तो नॉमिनल जीडीपी हमारी 330 लाख करोड़ की है, वेराज रियल जीडीपी ग्रोथ जो है अपनी वो काफी ठीक ठाक रही है, लाइक 188 लाख करोड़ के आसपास की रही है. हाउस होल्ड कंजप्शन काफी अच्छे साइन देखने को मिले, मतलब 7.2% से ग्रो की है एंड जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हम अपने बजटरी टारगेट्स को मीट कर पाए हैं. अब इसे अगर हम ओवरऑल देखें तो नॉमिनल जीडीपी हमारी हर साल काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है. नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ आपको ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पर देखने को मिला, पहले 14 था, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा ठीक है. रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है, बट इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं है. बट ओवरऑल कंपैरिजन परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा आपको कंपैरिजन देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है. तो मतलब अगर हम देखें तो अभी जीडीपी लाइक 2023-22-23 के अंदर कंपैरिजन में तो हमें ये देखने को मिल रहा था जीडीपी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी 2024 में. बट 2025 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको डाटा ये देखने को मिल रहा है कि जीडीपी थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिख रही है, नॉमिनल भी और आपकी रियल भी. तो ओवरऑल ये सिनेरियो है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, सर्विसेज सभी सेक्टर्स में ग्रोथ रेट में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, ये भी डाटा शोकेस कर रहा है. अब इसके पीछे रीजन ग्लोबल ट्रेड के अंदर डिसरप्शन जो चल रही है, ट्रेड वॉर्स जो चल रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही है, इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. बट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना, स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे लाइक लेबर लॉज काफी पुराने, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं एंड इवन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन क्योंकि डिमांड कम हो रही है, तो वो भी आपका ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है.
इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट के हमने टारगेट को मीट किया। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सीड किया। आपको अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट में डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रूरल डेवलप डिमांड जो थी यहां तक तो काफी अच्छी चली है आपकी। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो Q4 में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आपको देखने को मिला है इंडियन इकोनॉमी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज योर एक नियोलिथिक हैबिटेशन साइट को हमने अनअर्थ किया कहां पर, असम में। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये आपका कहां पर है, धीमा हसदोर डिस्ट्रिक्ट में। और ये पर्टिकुलरली दो जली हेडिंग जो है वहां पर आपका मिल रहा है। इसकी एक्सकवेशन 1962-64 में स्टार्ट हुई थी। यहां पर कुछ आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन नियोलिथिक कल्चर साइट्स, कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी इसको लिंक कर सकते हो। एंड यहां पर आपको फर्नेस, आयरन स्लैग्स, मेटलर्जिकल एक्टिविटीज ये सब देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि इससे हमें एक चीज ये समझ में आती है कि इस एज में भी, नियोलिथिक एज में भी आपकी मेटलर्जिकल एक्टिविटीज चलती थी। फिर रीजनल कनेक्टिविटी आप स्टैब्लिश कर पाए, खासकर जो प्री हिस्टोरिक इनोवेशन है आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उसको भी ट्रेस कर पाए। आप कल्चर में कनेक्टिविटी देख रहे हैं ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में। और आपको कहीं ना कहीं टूल मेकिंग में भी इसका काफी बेनिफिट देखने को मतलब बेनिफिट ये देखने को मिल रहा है कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि किस तरह का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है और ओवरऑल किस तरह से टूल्स इस चीज में हेल्प करी। देन काफी सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको एडवांसमेंट भी यहां पर देखने को मिली है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, लैब ग्रोन बैट ऑर्गन्स के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रिसेंट टाइम में आपको पता होगा बैट से रिलेटेड बहुत सी डिजीज काफी कॉमनली हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे नीफा वायरस, इंड्रा वायरस, इबोला, मालबर्ग, कोरोना वायरस एंड सार्स, मतलब बहुत सारी आपको डिजीज देखने को मिल रही हैं। तो अब यहां पर ये हो रहा है, साइंटिस्ट के एक टीम ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ऑर्गेनॉइड्स का, जिसमें जैसे मल्टीपल ऑर्गन जैसे ट्रैकिया, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब को हम क्या कर पा रहे हैं, लाइक चिप्स के ऊपर या नॉर्मली हम डेवलप कर पा रहे हैं लैब्स के अंदर। तो यहां पर जैसे इंडिया के अंदर आपको देखने को मिला था कि 120 बैट के स्पीशीज हैं और मल्टीपल टाइम पे आपको नीफा और बहुत सारी बैट से रिलेटेड डिजीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब इन ऑर्गेनाइड्स के थ्रू, ये जो लैब ग्रोन आपके टिश्यू कल्चर्स हैं, इनके थ्रू हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझ पाएंगे बैट्स के ऑर्गन्स के। एंड यहां से हम कहीं ना कहीं जो बैट के स्पीशीज से होने वाली प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे हम जूनोटिक डिजीज को समझ पाएंगे, आने वाली पेंडेमिक को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हमें बैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड हम बेटर वे में वैक्सीन को डेवलप कर पाएंगे, ये सभी चीजें होने से पहले। तो वायरस की एंट्री, इम्यून का रिस्पॉन्स और कैसे इसको रेप्लिकेट करते हैं, क्या वो सब चीजें हम यहाँ पर सीख पाएंगे। तो खासकर फ्रूट बैट्स के ऊपर फोकस है और ये हमारे जैसे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हैं, सार्स की जो प्रॉब्लम है या कोई नए वायरसेस वगैरह है, उन सबको आइडेंटिफाई और समझने में हमारे को मदद करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी सर्वेलेंस सिस्टम और बेटर होगा, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन स्टडी को हम समझ पाएंगे और कैसे ये ऑर्गन्स के अंदर वायरस ट्रांसमिट होता है, कैसे ये ऑपरेट करता है, उसको हम समझ पाएंगे। तो एक तरह से बैट्स को हम बचा पाएंगे क्योंकि बैट्स ऑलरेडी पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करते। बैट्स के इम्यून सिस्टम काफ़ी यूनिक है, तो उससे रिसर्चर्स को दवाइयाँ बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बैट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उस चीज़ को भी यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल की डिस्कशन समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।